हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इसी चैनल पे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स में अभी तक हमने बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैटी एसिड, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। आपको पता है कि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, आपकी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिज्म होती है, बहुत सारी सेलुलर रिएक्शंस होती हैं। उन सेलुलर रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपके बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को, उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। इन्हीं जो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, इन्हें ही बायोकैटालिस्ट या एंजाइम्स कहते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, आपकी जो बॉडी में जो भी सब्सटेंस हैं, जो भी बन रहे हैं, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे उनको सिंपल फॉर्म में फॉर्म कर सकते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स में होंगे उनको सिंपल में, और जो सिंपल में होंगे उनको कॉम्प्लेक्स में बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं आज के लेक्चर में कि एंजाइम्स जो हैं, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनका फंक्शन ये कैसे करते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। इसके अलावा एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके अपना इस चैप्टर को। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम्स के बारे में जैसा कि आपको पता है कि कोई मेटाबॉलिज्म हो रही है, मान लीजिए कोई मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म कौन करेगा? जो भी लिविंग होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो मेटाबॉलिज्म करेंगे। ठीक है, लिविंग एक प्रॉपर्टी होती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करेंगे। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो मेटाबॉलिज्म करेंगे। अब ये मेटाबॉलिज्म कैसे करेंगे? कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी थ्रू केमिकल रिएक्शंस। अब ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कौन करेगा? वो परफॉर्म कराएगा आपका बायो कैटालिस्ट। और बायो कैटलिस्ट अगर रिएक्शन को परफॉर्म कर देगा तो ये क्या हो जाएंगी? ये बायो कैटलिस्ट क्या करेंगी? कैटालाइज्ड रिएक्शंस। ठीक है, जब ये परफॉर्म कर देंगी तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएंगे? कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि कोई भी मेटाबॉलिज्म होगा उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी। ये केमिकल रिएक्शन कौन कराएगा? बायोकैटलिस्ट कराएंगे। और इन्हीं बायोकैटलिस्ट को बाद में आप कह देते हो एंजाइम्स। इन्हीं बायोकैटलिस्ट को आप बाद में एंजाइम्स कह देते हो। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एंजाइम्स फंक्शन करते हैं, कैसे जो है इनका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, इनका किस टेम्परेचर पे या किस पीएच पे ये ऑप्टिमम फंक्शन करते हैं, इनकी कौन कौन सी थ्योरी हैं, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इन्हीं बातों को देखेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा कि मेटाबॉलिज्म कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होंगी और ये बायोकैटलिस्ट क्या करेंगे? कैटलाइज कर देंगे उस रिएक्शन को। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। हमने एक वीडियो में, अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एक रैंडम वीडियो बना दिया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है एनिमल्स की बॉडी में या ह्यूमंस की बॉडी में। तो उसमें हमने एक एंजाइम्स आपको बताया हुआ था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दोबारा से समझ लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये कैसे मेटाबॉलिज्म में कैसे ये केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर देता है। उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, आपको पता था, हमने बताया था उसमें आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड थी। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही थी? सेलुलर रिएक्शन से, सेलुलर रिएक्शन से। अब ये जो सेलुलर रिएक्शंस थी, ये
इसके साथ जब आ रहा था अंदर ये आपकी बॉडी में, तो ये क्या कंबाइन कर जा रहा था किसके साथ, H2O के साथ। H2O के साथ ये क्या कर रहा था, कोई बायो कैटलिस्ट आ रहा था। जो बायो कैटलिस्ट आ रहा था उसका नाम क्या था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज था ये क्या कर रहा था, ये कुछ अनस्टेबल कंपाउंड को बना दे रहा था। जो अनस्टेबल कंपाउंड था वो क्या था, कार्बोनिक एसिड H2CO3, H2CO3, ठीक है। ये क्या था, अनस्टेबल था, ठीक है। अब ये कार्बोनिक हाइड्रेज दोबारा से क्या कर रहा था, H+ बाइकार्बोनेट आयन बना दे रहा था, ठीक है। तो अब देख रहे हो कि ये यहाँ भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज था, ठीक है। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये दोनों क्या है, ये क्या है, क्या कर रहे हैं, ये किस केमिकल रिएक्शन ही तो है, ये इसको परफॉर्म कर रहे हैं। देखो एक बना रहे अनस्टेबल कंपाउंड, फिर बाइकार्बोनेट आयन बना रहे थे यहाँ पे, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन बना रहे थे, ठीक है। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज को आप क्या कर सकते हो, ये एज ए कैसे काम कर रहे हैं, एज ए बायो कैटलिस्ट, ठीक है, एज ए बायो कैटलिस्ट। और इन्हीं बायो कैटलिस्ट को आप क्या कह देते हो, एंजाइम्स कह देते हो, ठीक है। इन्हीं बायो कैटलिस्ट को आप एंजाइम्स कह देते हो। तो इस लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि ये आखिर ये जो रिएक्शंस हैं ये कैसे परफॉर्म कर देती है हमारी बॉडी, और हम इन रिएक्शंस को एंजाइम्स के थ्रू कैसे परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्हीं भी चीज़ों को देखने वाले हैं। हमने क्या देखा कि कोई मेटाबॉलिज्म होगा वो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन के थ्रू होगा, और उसमें क्या होगा, कोई कैटलाइज रिएक्शन के थ्रू वो बायो कैटलिस्ट परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा, हमने इसको एक एग्जांपल समझ लिया कि जैसे हीमोग्लोबिन के थ्रू बाइकार्बोनेट का जो ट्रांसपोर्ट करता है वो हमारी बॉडी उसमें, तो क्या हुआ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज था, यही बायो कैटलिस्ट का काम करता है एंजाइम्स के फॉर्म में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एंजाइम्स की, ठीक है। ये बताया जाता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो सारे एंजाइम हैं, ऑलमोस्ट सारे एंजाइम हैं, वो प्रोटीनेशियस नेचर के ही होते हैं। तो क्या प्रोटीन के अलावा और एंजाइम्स का नेचर नहीं होता? तो होता है बिल्कुल। कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनका नेचर न्यूक्लिक एसिड की तरह बिहेव करते हों, उसका भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो जो सबसे पहले हम बात जो लिखते हैं कि जो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम है वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। Almost all enzymes are made up of proteins, ठीक है, प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो इनका नेचर क्या होगा, इनका नेचर हो जाता है प्रोटीनेशियस, ठीक है। अगर प्रोटीनेशियस नेचर हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, दैट कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये क्या करेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शंस को फॉर्म करेंगे इन लिविंग सेल में परफॉर्म करेंगे, इसीलिए इनको बायोकैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। आल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट, ठीक है।
लिविंग में होंगे तो इसीलिए इनको हम बायो कैटलिस्ट कहेंगे। अगर हम और बायो कैटलिस्ट होंगे तो क्या होंगे, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, ये भी समझ लीजिएगा। यहीं से आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने पहले ही बताया है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो लिविंग सेल्स से बने होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि सारे प्रोटीन्स के बने होते हैं और बायोकैटलिस्ट के फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन वो है आपका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका जो एक्सेप्शन है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये क्या करता है, एक्ट एज एंजाइम्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल है आपका राइबोजाइम्स। ठीक है, राइबोजाइम्स क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इसके अलावा कौन सा एक एग्जाम्पल और है, राइबोन्यूक्लिएज पी। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ये नोट कर लेने हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स नेचर के होते हैं, लेकिन इनका क्या करते हैं, ये कैटलाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इनको बायोकैटलिस्ट कहते हैं। इसका एक्सेप्शन आपका न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये एंजाइम्स की तरह भी काम करता है। इसका एग्जाम्पल है राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लिएज पी। ठीक है, हमने जब देखा था आपका, जब प्रोटीन हम पढ़ रहे थे इसी अपने चैप्टर पे, इसी चैनल पे, तो प्रोटीन में हमने देखा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसका, जिसमें हमने आपको एक लीनियर चेन बता दी थी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर था जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट थी। टर्सरी स्ट्रक्चर था जिसको हमने बताया था ये 3D स्ट्रक्चर होता है और ये फंक्शन के लिए रिक्वायर होता है। बहुत सारी जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन करते हैं वो टर्सरी स्ट्रक्चर बना दे रहे थे, और यही उसके प्रोटीन के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेम ऐसे ही एंजाइम्स भी होती हैं, जिनमें क्या होता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, टर्सरी स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन भी है। तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो एंजाइम्स में भी कहीं ना कहीं ये एक्टिव साइट फॉर्म कर देता है, और एक्टिव साइट ही क्या होता है, इस जो रिएक्शंस होती हैं इनके लिए कैटलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हम यही देखने वाले हैं कि जो एंजाइम्स की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे इनका एक्टिव साइट बनती है। अब देखो, चाहे वो एंजाइम्स हों, ठीक है, चाहे वो एंजाइम्स हों, एंजाइम्स आर प्रोटीन। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ आपका सारा एनसीईआरटी है, कुछ अलग से नहीं है, लेकिन आपको बस समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ठीक है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना ठीक है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब आप समझोगे तो आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, आपको वो अपने आप एक बार पढ़ोगे अपने आप वो याद हो जाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट पे आप जोर दिया करिए, तो आपको जो मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको ऐसे ईजिली मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ही है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे तो जिससे आपको जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो और अच्छी हो जाए, और आप जो क्वेश्चन हैं, कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड, चाहे वो सेक्शन रीजन का हो, चाहे वो एमसीक्यू है, चाहे वो मैच द कॉलम हो, चाहे वो स्टेटमेंट बेस हो, सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओ इजीली। ठीक है, तो एंजाइम्स हो या प्रोटीन है, तो ये दोनों के पास क्या होता है, इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हमने बताया था कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ये क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, फंक्शनल होते हैं। ठीक है, फंक्शनल रोल होता है इनका। ठीक है, होता क्या है कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर का जो एक कोई बैकबोन होगा, बैकबोन क्या होगा, मतलब कोई एक एक्टिव साइट होगी। एक्टिव साइट क्या होगी, आपस में क्रिस क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, क्रॉस जो है क्रिस क्रॉस होके क्या करेंगे, एक एक्टिव साइट बना लेती है। वो एक्टिव साइट क्या करती है,
वही फंक्शन करती है, उसी में जाके कोई सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है एंजाइम्स के और वो क्या करता है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो हम यही देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो इसका ये फंक्शनल रोल होता है, ठीक है। कैसे? बैकबोन ऑफ प्रोटीन, हमने बताया कि ऑलमोस्ट सारे ही एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो उनकी बैकबोन क्या होगी, प्रोटीन ही की तो बनी होगी। तो यही बात हम लिखने वाले। बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर ही फोल्ड कर जाती है। जब अपने ऊपर फोल्ड करती है तो इसी को हम एक नाम देते हैं क्रिस क्रॉस, ठीक है। इसी को नाम जो अपने आप बैकबोन जब अपने ऊपर ही फोल्ड कर जाती है तो इसको क्रिस क्रॉस नाम देते हैं। और ये जैसे ही फोल्ड करेगी सो मेनी पैकेट्स आर फॉर्म, बहुत सारे पैकेट बन जाएंगी। और जो इसी जो पैकेट होती हैं इन्हीं के नॉन एज एक्टिव साइट, ठीक है। ये जो पैकेट हैं दीज पैकेट्स नॉन एज एक्टिव साइट। अब जो ये एक्टिव साइट है, जो एक्टिव साइट है ये आपका, ठीक है। यहीं पे क्या होगा, इन एक्टिव साइट सबस्ट्रेट बाइंड्स, इसी एक टाइप में क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड कर देता है एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, फिर से समझिए। अभी हम डायग्राम से भी इसको देखेंगे, फिर से समझिए आप। एंजाइम्स या प्रोटीन हमने बताया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों ही स्ट्रक्चर होते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है ये दोनों के जो फंक्शनल रोल होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये जो 3D स्ट्रक्चर है इसमें क्या होती है, एक बैकबोन पाई जाती है। ये बैकबोन क्या करती है, अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाती है, जिसको क्रिस क्रॉस कहा। ये क्रिस क्रॉस होकर क्या करती है, एक पैकेट का निर्माण कर लेती है। ये पैकेट क्या होता है, इसी पैकेट को हम एक्टिव साइट के नाम से जानते हैं। ये एक्टिव साइट क्या करता है, इन एक्टिव साइट में, इस एक्टिव साइट में क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है। और जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो ये क्या करता है, एंजाइम्स जो बायोकैटलिस्ट है आपको उसको क्या करता है, सबस्ट्रेट को क्या करता है, प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, ठीक है। हम इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, हम थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं इधर से, ये हटा देते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका ये कोई एंजाइम्स है, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर ही है इसका, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर है। इन सब में क्या है, कुछ एक्टिव साइट भी प्रेजेंट है। ये मान लीजिए एक्टिव साइट है, यहाँ पे एक्टिव साइट है ये, ठीक है। यहाँ पे ये एक्टिव साइट है, यहाँ पे ये एक्टिव साइट है, ठीक है। ये एक्टिव साइट है। हमने क्या बताया कि इसके जो बैकबोन है वो क्या कर रही है, फोल्ड हो जा रही है अपॉन इटसेल्फ। बैकबोन क्या कर जा रही है, समझिएगा, डायग्राम से समझिए। बैकबोन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, ठीक है। अपने ऊपर क्या कर रही है, बैकबोन फोल्ड कर जा रही है। और इसको क्या कहा आपने, क्रिस क्रॉस, ठीक है। ये क्रिस क्रॉस हो गया। अब जैसे फोल्ड कर रही है तो कैसा स्ट्रक्चर बना दे रही है, देखो, ठीक है। अब देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना दी, इसमें कुछ एक्टिव साइट होंगे। ये मान लीजिए ये एक्टिव साइट है इसके, यहाँ पे एक एक्टिव साइट है, यहाँ पे ये एक एक्टिव साइट है,
ये यहाँ पे एक्टिव साइट है, ठीक है। अब ये क्या हो गए, ये सारे एक्टिव साइट हो गए। अब ये आपके एक्टिव साइट हैं, ये क्या है, ये सारे ये जितने बने हुए हैं ये सब क्या हैं, ये आपकी एक्टिव साइट हैं। अब ये एक्टिव साइट क्या करेगी, एक्टिव साइट क्या करेगी, कोई सबस्ट्रेट आएगा इस पर बाइंड करेगा, और सबस्ट्रेट जैसे ही बाइंड करेगा तो उसको क्या करेगा, ये एंजाइम, ये एक्टिव साइट क्या करेगा, ये फंक्शनल होता है, ये फंक्शनल होता है, तो ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और उसको प्रोडक्ट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। तो आप देखो आगे थोड़ा सा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि 3D स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर, ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये जो आपका बना हुआ है ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका टर्सरी स्ट्रक्चर है। 4 हुआ अपना एक्टिव साइट बना, यहाँ पे कोई फंक्शनल रोल इसका होता है, ये इस पे एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड किया, और जैसे ही सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा ये क्या करेगा, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इससे ये कैसे फंक्शन करता है आपको ये हमने बता दिया, ठीक है। तो अब आइए आगे थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमने छोड़ा है यहीं से समझेंगे और थोड़ा सा। देखिए 3D स्ट्रक्चर था, ये क्रिस क्रॉस फैशन में आप अपने ऊपर फोल्ड की, एक्टिव साइट फॉर्म हुई, एक्टिव साइट से प्रोडक्ट कैटलाइज हुआ, ठीक है, ठीक है। अब आपके उसमें क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या एक्टिव साइट पे केवल होगा एंजाइम कैटलाइज कर पाएगा रिएक्शन को, कि हर साइट पे कर पाएगा। तो एक्टिव साइट जो है वो फंक्शनल है, ये कहा गया, मतलब ये है कि एक्टिव साइट पे अगर कोई सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो वो ज़्यादा जो है एंजाइम को कैटलाइज कर पाएगा उस रिएक्शन को ज़्यादा क्वांटिटी में। लेकिन अगर एक्टिव साइट पे ना बांध के यहाँ पे करे, यहाँ पे आ जाए कोई सबस्ट्रेट बाइंड कर जाए, ये आपका सबस्ट्रेट है, यहाँ पे बाइंड कर जाए, तो क्या होगा, उतनी इफिशिएंट से उतनी क्वांटिटी में नहीं होगा, वो जो क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो एक्टिव साइट का यही रोल होता है, ये क्या करेगा, जो केमिकल रिएक्शन है उसका जो एक्टिवेशन है वो बढ़ा देगा, जो क्वांटिटी है वो फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि केवल एक्टिव साइट पे ही बाइंड करेगा सबस्ट्रेट, अलग भी बाइंड कर सकता है, लेकिन एक्टिव साइट पे जब बाइंड करेगा तो उसका जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक्टिव साइट हुआ, एंजाइम, हम ये बात लिख देते हैं आपको यहाँ पे, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, एंजाइम्स कैटलाइज द रिएक्शन एट हाई रेट on their एक्टिव साइट, ठीक है। जो एंजाइम्स होंगे वो एक्टिव साइट पे हाई रेट में रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे, ठीक है। और ये एंजाइम्स जो होते हैं, दीज एंजाइम्स हमने पहले ही बताया आपको, फिर यहाँ बता देते हैं तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। दीज एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। दीज एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कैटालिस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि ये जो मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कैटालिस्ट हैं, तो क्या इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट नहीं होते, मतलब इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट नहीं होते क्या, ऐसे जो है एंजाइम्स नहीं होते जो इनऑर्गेनिक तरीके से फॉर्म हुए हों? तो बिल्कुल होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो इनऑर्गेनिक तरीके से फॉर्म हुए हों बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो हम अब आगे यही देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या है और क्या इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी होते हैं, और अगर होते हैं तो कौन से होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इसी को हम समझने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आइए देखते हैं,
ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। ठीक है, इसको आप एक बार रिमाइंड करिएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एंजाइम्स। ठीक है, आपका एंजाइम्स है, ठीक है, आपके एंजाइम्स हैं। तो हमने कहा कि ये ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, ये तो होते हैं, आपने देखा ही। और दूसरे हमने कहा कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी हो सकते हैं। कैसे होंगे अभी देखते हैं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ठीक है। अब देखो, अब हम लिखते जा रहे हैं, आप समझते जाइएगा, अभी फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होंगे वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होंगे, प्रोटीन से बने होंगे मतलब। ठीक है, ये प्रोटीन से बनेंगे। और ये स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन आ रहा होगा बने किससे होंगे, तो ये बने होंगे किससे, प्लेटिनम, निकिल, इन सब से। ठीक है, मेड अप ऑफ प्लेटिनम, निकिल, ठीक है, इन सब एलिमेंट से बने होंगे। ठीक है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं। आपने ऑर्गेनिक कहा, तो ऑर्गेनिक है अगर, तो लिविंग जो है, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स। ठीक है, प्रेजेंट होंगे लिविंग सेल्स में। ये क्या होंगे, ये डू नॉट अकर इन लिविंग सेल। ठीक है, डू नॉट अकर इन लिविंग सेल्स। हमने देखा था कि CO2 था, उसको H2O से कंबाइन कर रहे थे, ये क्या बना रहा था, H2CO3। फिर उसके बाद क्या बना रहा था, H+ और बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, एंजाइम कौन सा था यहाँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यहाँ भी तो क्या था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो क्या ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज हर रिएक्शन को परफॉर्म कर पाएगा? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जितने भी रिएक्शन होंगे सबको परफॉर्म कर लेगा? नहीं कर पाएगा। ये किसी स्पेसिफिक रिएक्शन को ही परफॉर्म करेगा, और स्पेसिफिक का मतलब केवल इसी रिएक्शन को ही परफॉर्म कर पाएगा। बाइकार्बोनेट आयन ही बना पाएगा और कुछ नहीं बना पाएगा आपकी बॉडी में। मतलब ये है कि जो एंजाइम्स होंगे वो स्पेसिफिक होंगे। ठीक है, अगर वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है तो वो स्पेसिफिक होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम लिखने वाले हैं। दे कैटलाइज्ड ओनली ए स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, ये क्या करेंगे, केवल स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटलाइज कर पाएंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक। और नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, ये कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म कर देंगे। कैन कैटलाइज एनी रिएक्शन। ठीक है, कोई सी भी रिएक्शन को ये परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। दूसरा है गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर। डैमेज को डीनेचर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो डीनेचर्ड आए या डैमेज आए, आप दोनों चीज़ मान सकते हो, एक ही चीज़ है। ये क्या होंगे, वर्क करेंगे इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, और अगर हाई टेम्परेचर तो कब काम कर पाएंगे ये,
efficient only at optimum temperature, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि हम आपको बताएंगे भी कि जो आपके एंजाइम्स हैं वो कैसे कैसे जो है वो हो जाते हैं, इनका मतलब कैसे डैमेज हो जाते हैं, पीएच या टेम्परेचर कैसे इनको डैमेज करता है, ये बारे हम देखेंगे। तो हम आपको जो एंजाइम्स ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है इनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट थे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होंगे, कैटलाइज करेंगे स्पेसिफिक रिएक्शन को, डैमेज हो सकते हैं हाई टेम्परेचर पे और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इफिशिएंटली फंक्शन करेंगे। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल के बने होंगे जैसे प्लेटिनम और निकिल, ये कोई लिविंग सेल में नहीं प्रेजेंट होंगे, ये नॉन स्पेसिफिक होंगे, नॉन कैन कैटलाइज एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज कर सकेंगे, लेकिन ये स्पेसिफिक थे, केवल एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को एफिशिएंटली कैटलाइज कर पाएगा, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे भी एफिशिएंट है, जबकि ये क्या कर रहे थे, डीनेचर्ड हो जा रहे थे, अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे अगर टेम्परेचर बढ़ गया। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, पर्टिकुलर ऑप्टिमम का मतलब होता है वो टेम्परेचर जिस पे कोई एंजाइम या कुछ भी कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट क्या करे अपना एफिशिएंट फंक्शन कर पाए, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो हर एंजाइम्स जो होते हैं आपके वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही फंक्शन करेंगे, हर टेम्परेचर पे फंक्शन नहीं कर पाएंगे। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, एक ऑप्टिमम पीएच भी होगा, ठीक है। उसको हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर जब अफेक्ट करते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने कहा कि ये रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा था, और वो मेटाबॉलिज्म क्या कर रहा था, हो सकता है उस मेटाबॉलिज्म में सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने और कॉम्प्लेक्स से सिंपल भी बन सकता है। तो हम यही देखेंगे कि जो मेटाबॉलिक बेसिस है किसी भी लिविंग का, यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, वो क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि यही रिएक्शन परफॉर्म करेंगी और आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है 2-3 लाइन में, तो उसी को हम समझ लेते हैं ताकि आपको एक अच्छा बेसिक आइडिया मिल जाए कि ये जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आपका पूरा एनसीईआरटी है, हम एक एक लाइन आपकी एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई आपका अलग से कुछ नहीं है, बस ये है कि हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा में भी ज़्यादा लग रहा हो कि हाँ बहुत है, लेकिन वो है पूरी, आप एनसीईआरटी उठाइएगा आपको लाइन टू लाइन ही मिलेगी, सारे रिएक्शन सारा वो जो है वो वहीं से हमने लिया है, बस हाँ ये है इसको एलोबरेट कर रहे हैं आपके लिए ताकि आप जो है अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। मतलब क्या है ये मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है। देखो मेटाबॉलिज्म के बारे में देखो, हमने इसको हमारे शॉर्ट्स भी पढ़े हुए हैं मेटाबॉलिज्म पे, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए और कब चलेगा कैटाबॉलिज्म होगा, कब बॉडी में आपके कब एनाबॉलिज्म होगा, क्या दोनों रिएक्शन एक साथ साथ चलेंगी, तो क्या केवल कैटाबॉलिज्म चलेगा, एनाबॉलिज्म चलेगा, सारे सवालों को मैंने एक एक मिनट में सारा बताया हुआ शॉर्ट्स में, इसी पे पढ़े हुए हैं वीडियोज, आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 1 मिनट में मैंने पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। पहली चीज़ ये हो सकती है मेटाबॉलिज्म में, पहली चीज़ हो सकता है कि कोई सिंपल हो, सिंपल स्ट्रक्चर हो, सिंपल मॉलिक्यूल हो, ठीक है। सिंपल मॉलिक्यूल हो वो क्या हो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए। तो अब ये जो सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कैसे चेंज होगा, तो ये इसको चेंज कर सकता है कोई मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, कोई मेटाबॉलिक पाथवे होगा वही चेंज कर सकता है, ठीक है। और ये मेटाबॉलिक पाथवे जो है किसी आपके ऑर्गन में चलेगा, उस ऑर्गन में क्या करेगा, सिंपल मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में है जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड क्या करेगा, लीवर में ये आपका जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, कोई अलग से नहीं है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल किसमें चेंज कर दिया,
कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, अब ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये क्या है, ये सिंपल था, इसको कॉम्प्लेक्स में, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कॉम्प्लेक्स है, 14 कार्बन का एक का है, एसिटिक एसिड कम कार्बन का है। ठीक है, तो ऐसा जो सिंपल से और कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाए तो इसको क्या करेंगे, एनाबोलिज्म। ठीक है, इसको कहेंगे एनाबोलिज्म और एनाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, एनाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, तो एनाबोलिज्म क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाए, जैसे एसिटिक एसिड कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो रहा है तो इस ऐसे को एनाबोलिज्म कहते हैं, और इस पाथवे को या इस रिएक्शन को एनाबोलिक रिएक्शन या एनाबोलिक पाथवे कहते हैं। ठीक है, अब ये तो बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। अभी कभी कभी क्या होगा, कुछ जो है सिंपल से जो आपकी बॉडी में जो सिंपल बना है वो कॉम्प्लेक्स तो बन गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल में तोड़ना है तो क्या होगा, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो दूसरा है आपका, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो क्या करे, सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, किसके थ्रू, कोई मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू, कोई मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू। अब ये जो मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे आप देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल लेके आप देख सकते हो, जैसे आपका है ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज क्या है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है। अब आपको पता है, अब ये ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड है, ये क्या है, लैक्टिक एसिड में चेंज होता है। ठीक है, जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो लैक्टिक एसिड में चेंज होता है। ये 6 कार्बन का लैक्टिक एसिड कितना है, 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, आपको लैक्टिक एसिड बनता है प्लस एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड एनर्जी मिलती है। अब ये जो पाथवे जो चल रहा है लैक्टिक एसिड बनने का, ये सिंपल मॉलिक्यूल आप देख रहे हो बन गया। तो जो सिंपल मॉलिक्यूल बन जाता है इसको क्या कहते हैं, इसको आप बोलते हो, एक सेकेंड, ये जो आपका जो पाथवे था एनाबोलिक पाथवे पहले पढ़ा था आपने, ये जो पाथवे होगा वो होगा कैटाबोलिक पाथवे। ठीक है, कैटाबोलिज्म मतलब कैटलिस्ट ही समझ लो, कैटलिस्ट क्या करेगा, तोड़ देगा चीज़ों को। ठीक है, तो क्या करता है, ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड था। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड था, लैक्टिक एसिड, और इससे हमें एनर्जी, जब ग्लाइकोलिसिस हुई तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिला। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड था, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड था। तो देख रहे हो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इस पाथवे को क्या कहें, कैटाबोलिक पाथवे, या और इसको क्या हो गए, कैटाबोलिज्म। ठीक है, अब ये कैटाबोलिज्म कब होता है, एनाबोलिज्म कब होता है, क्या दोनों एक साथ साथ होंगी, क्या अलग अलग होंगी, शॉर्ट्स में आप देख सकते हो, पड़ी हुई इसी चैनल पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि एनर्जी भी बनी है इससे। तो आइए हम थोड़ा सा, आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है एटीपी के बारे में कि एनर्जी कंपाउंड है, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखिए हमने क्या कहा, ग्लाइकोलिसिस जब होती है तो ग्लूकोज से क्या बना, ग्लाइकोलिसिस में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी निकली, एनर्जी भी मिलती है ग्लूकोज जब आप कंज्यूम करते हो। अब ये जो एनर्जी है वो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रैप द एनर्जी, मतलब ले लेते हैं एनर्जी को, ट्रैप द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अब ये एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन
ट्राईफॉस्फेट। ये एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड होता है। इसके अलावा क्या होता है? यूनिवर्सल, अब इससे एनर्जी मिल रही ना, तो क्या हो गया? यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर होता है। इसी फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी कैरियर होता है, ठीक है। इसके अलावा इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। उपापचय जगत का सिक्का इसी को बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ऑफ द सेल, ठीक है। एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल की, ठीक है। तो ये जो आपका जो एडेनिन होता है, ये देखो कैसे होता है। कोई राइबोज होगा, आप हमने न्यूक्लियोटाइड बताया, तो कोई न्यूक्लियोटाइड होगा प्लस उसके साथ फॉस्फेट होंगे, ठीक है, 3 फॉस्फेट होंगे, ठीक है। ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, एक ये फॉस्फेट है, ये ट्राईफॉस्फेट है, ठीक है। तो राइबोज ये ट्राईफॉस्फेट, इसीलिए इसको एडेनोसिन क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा? फॉस्फेट कहा। अब ये जो फॉस्फेट है, ये जो बॉन्ड है इसमें, ये तीनों फॉस्फेट के बीच में यही जो है ये बॉन्ड है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, ठीक है। और ये तीनों मिलके क्या बना देते हैं? ATP, ठीक है। तो कैसे आप देखो, कैसे कह सकते हो कि ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू लैक्टिक एसिड बनाया और एनर्जी मिली। एनर्जी क्या है? इस एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रैप किया इन फॉर्म ऑफ ATP। ATP को क्या कहा आपने? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। ये यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी इसको बोलते हैं, या कैरियर भी बोलते हैं। इसका जब स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें 3 फॉस्फेट पाए जाते हैं। ये जो पायरोफॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, इनको पायरोफॉस्फेट बॉन्ड कहते हैं। ये पायरोफॉस्फेट बॉन्ड में ही ये हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, ठीक है। आइए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ATP का स्ट्रक्चर ये आपकी NCERT में भी बना हुआ है, कभी भी पूछ सकता है आपसे स्ट्रक्चर देके कि ठीक है कि किसका स्ट्रक्चर है ये। आप इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करिएगा, आपके सारे एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। पूरा जो आपको नोट्स बनाते हैं तो पूरा एक देख के जो भी है पूरा देख के बनाते हैं कि क्या वो है, सॉरी, देखिए इसका स्ट्रक्चर हम अगर देखते हैं, यहाँ पे एडेनिन लगा है तो इसीलिए इसको एडेनोसिन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ, एडेनिन मॉलिक्यूल, ठीक है। इस जो H2C है, इससे क्या होता है? एक फॉस्फेट जुड़ा होता है, ठीक है। ये पायरोफॉस्फेट बॉन्ड है, फिर यहाँ से जुड़ा होता है एक, ठीक है। ये जो है इधर डबल बॉन्ड O, ये OH होता है, ठीक है। यहाँ पे भी इस फॉस्फेट से भी OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, फिर उसके बाद O होता है, फिर एक फॉस्फेट आएगा, OH होता है, फिर यहाँ पे O होता है, फिर यहाँ पे OH होता है। ये जो आपके दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये तीनों ही बॉन्ड जो दिख रहे हैं, चाहे आपका ये फॉस्फेट है एक, दूसरा फॉस्फेट ये है और तीसरा फॉस्फेट ये है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ट्राईफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? सब फॉस्फेट हैं, ठीक है, ठीक है। 3 फॉस्फेट हैं तो ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। एडेनिन है तो न्यूक्लियोटाइड है तो एडेनोसिन भी कहते हैं, इसीलिए इसको एडेनोसिन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ATP का स्ट्रक्चर, ठीक है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब कुछ और हैं जो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं आपकी बॉडी में, तो वो केमिकल रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती हैं आपकी NCERT में दिया भी है।
तो उनको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। तो आज हम यही रखते हैं कि मेटाबॉलिक बेसिस तक हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिए और भी इससे रिलेटेड वीडियो पढ़ें, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और इससे और भी बहुत सारे रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस, इन सब चीज़ों से, क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं आपके, वो सारे डाउट्स के लिए शॉर्ट्स में हमने डाले हुए हैं, वो अभी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।